साथियों नमस्कार, मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 12th क्लास 3rd यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम 2 लेक्चर डील कर चुके हैं। आज इसी सीरीज़ में 3rd लेक्चर आता जी हमारे पास, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। एंड इसके बाद एक इम्पोर्टेंट लॉ आएगा जिसका नाम है जी एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के साथ। तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। फिर बावट और सावट आते हैं, उन्होंने मैथमेटिकली ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है। उसी का यूज करके, बावट सावट लॉ का यूज करके, हम यहाँ पे एक सर्कुलर कोयल होगी जिसमें से करंट चलेगा, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं जी प्यारे बच्चों, हमारे पास ये वो सर्कुलर कोयल है। दिस इज सर्कुलर कोयल। यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी एंट्री छोड़ दी हमने। मान लेते हैं यहाँ से करंट इसमें एंटर करता है, यूं चलता है और इस तरीके से इसमें फ्लो करता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाता है। जो करंट इसके अंदर से चला हुआ है मान लेते हैं वो आई है। लेट अस सपोज इसका जो सेंटर है उस सेंटर को ओ मान लीजिए, और इसकी जो रेडियस है आप उसको आर का नाम दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस करंट की वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे। मैं यहाँ पे वो करंट एलिमेंट चूज कर लेता हूँ जिसकी लंबाई जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी लेनी है। तो यहाँ पे लंबाई मैं dl लूँगा, और यदि करंट एलिमेंट की बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो ये करंट एलिमेंट आइडियल की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस सेंटर का पोजीशन वेक्टर r है। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई देता है आप लोगों को, क्योंकि सर्कल की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि हमेशा जो टेंजेंट है वो रेडियस के नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर होती है। तो ये छोटा सा करंट एलिमेंट थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे पैदा करेगा, और उस थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को सपोज हम dB यदि मान के चले, तो अकॉर्डिंग टू बावट सावर्ट्स लॉ यदि मीडियम फ्री स्पेस है, सिस्टम आपने ऐसा ही चूज किया हुआ है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड दिस पोजिशन वेक्टर। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देता है कि एंगल 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा जी अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए। अब साइन 90 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, तो यहाँ पे हम साइन 90 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 आएगी। 1 इंटू समथिंग, वो एज इट इज़ यूं का यूं बच जाएगा। तो मैं इसकी जगह 1 लिख के और मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया जी। ये थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, बट यहाँ तो बहुत सारे करंट एलिमेंट है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, कितने भी उठा सकते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेंगे। तो उसके लिए हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। dB का इंटीग्रेशन b मान लेते हैं प्यारे बच्चों। अब जो चीज कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। I करंट यूनिफॉर्म है वो भी बाहर आएगा। R हर एक करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस के बराबर है, तो हर करंट एलिमेंट के लिए R की वैल्यू सेम है, तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे जो चीज़ बचेगी अंदर वो केवल और केवल dl बचेगा। तो म्यू नोट I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। अब ये सारे dl यदि इंटीग्रेट कर दिए जाए, इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। सारे dl अगर जोड़ देंगे तो ये कॉइल हमारे पास है, इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, और सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई इंटू रेडियस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dl की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज करें, और जैसे यूज करोगे तो आप ये पाओगे b इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा प्यारे बेटे 2 पाई आर, वेयर 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस कॉइल। ये होगा जी। अब पाई से पाई वैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं आप लोग, एक आर से आर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 2 से अगर कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो b कितना आ जाएगा जी म्यू नोट I अपॉन
2r simply. This is the net magnetic field intensity at the center of this current carrying circular coil. इतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जी। बात कर लेते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड आया, अब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन यदि बतानी है तो डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करते हैं। दिस इज राइट हैंड और पाम रूल यहाँ पे दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताने के लिए। कैसे यूज करेंगे? ये कहता है कि जी अपना जो दायां हाथ है उसकी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करवा दीजिए, तो जिस तरफ अंगूठा आएगा वो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता देगा। सिंपली अप्लाई करें। करंट ऐसे चलता है, यूं चलता है जिसमें, तो उंगलियों को घुमा दीजिए ऐसे। जिस सेंस में करंट चलता है उसी सेंस में हमने उंगलियों को रोटेट कर दिया। अंगूठा किस तरफ आया? बार की तरफ। इस बोर्ड के प्लेन की परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन क्या है जी? बार की तरफ। तो इतना तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन इस सेंटर के ऊपर यूं होगी बाहर की तरफ, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल केस की। यदि स्पेशल केस हम करना चाहें तो ये स्पेशल केस यहाँ पे किया जा सकता है कि यदि इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं, ऐसे ऐसे n टर्न्स होते हैं, यूं होती कॉइल इस तरीके से, जैसे स्पाइरल शेप होती है हमारे पास, तो n टर्न्स यदि होते तो आप इस रिजल्ट की n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। n से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली इस रिजल्ट की कीजिए आप मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से एक नई चीज़ जन्म लेगी। उस नई चीज़ का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो मैं इस रिजल्ट की गुणा कर दूंगा जी। ये रिजल्ट क्या था, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, B इज इक्वल टू म्यू नोट I इंटू 2 r अपॉन क्या आ जाएगा प्यारे बेटे, 4πr²। ठीक है जी। ये तो एक टर्न की वजह से था। अब यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो आप यहां पे क्या कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। n से मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। साथ साथ में आप सहयोग कीजिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी से इजी बनाने का प्रयास करें। क्या आएगा जी, b इज इक्वल टू, मैं यूं लिख दूं इसको, म्यू नोट n I इंटू 2 r अपॉन 4πr²। अब आप ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे r से मल्टीप्लाई की, ऊपर भी की, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नोट n I इंटू, अब आप इसकी तरफ नजर फैलाइए, πr²। πr², जो πr² है वो सर्कल का एरिया है, इस कॉइल का एरिया हमारे पास है। तो आप इसकी जगह a लिख सकते हैं, तो 2a अपॉन 4π, नीचे क्या आ जाएगा जी, r³ आ जाएगा। अब NIA, दिस इज n इंटू I इंटू a, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कोयल का। क्योंकि करंट कैरिंग कोयल के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ के। पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेगी। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें बनते हैं तो फिर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी करंट कैरिंग कोयल का होता है NIA, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल एंड A इज द फेस एरिया ऑफ द कोयल। तो आप इसकी जगह m अगर लिख देंगे, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। क्योंकि जो काम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेगेटिव चार्ज करता है वो काम यहाँ पे मैग्नेटिज्म में साउथ पोल करता है, और जो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करता था वो यहाँ पे नॉर्थ पोल करता है जी। तो इसकी जगह मैं m लिख देता हूँ, तो b कितना आ जाएगा, b बिकम्स म्यू नोट NIA की जगह m, साथ में 2 था तो 2m अपॉन 4πr³। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n। अब बात करते हैं इसकी डाइपोल मोमेंट की। NIA यहाँ पे है तो n इंटू I इंटू a भी आप इसको लिख सकते हैं। तो NI जो होता है इसको नाम दिया जाता है नंबर ऑफ एम्पीरियन टर्न्स, नंबर ऑफ एम्पीरियन
टर्न्स, और आगे गुना में क्या है जी ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ लूप। तो इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एम्पीरियन टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द लूप। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, खुद बना सकते हैं आप यहां से, क्यों, एन सिंपली नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, आई करंट है और करंट की ऐसा यूनिट होती है जी एम्पियर, आगे एरिया है और एरिया को ऐसा सिस्टम में मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर किया जाता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो ऐसा यूनिट होगी वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी। आगे इसकी पूरी की पूरी डिस्कशन भी आएगी। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास इस आर्टिकल के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, और जिसका नाम है जी एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, तो अब हम उस पर फोकस करते हैं। देखिए, जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ करता था, कूलम्स लॉ जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करता था, वो काम मैग्नेटिज्म के अंदर बावर्ट सावर्ट्स लॉ करता है। जो काम वहां पे गाज लॉ या फिर गाज थ्योरम करती थी, वही काम यहां मैग्नेटिज्म के अंदर एम्पियर सर्कुटल लॉ करता है। सिमिलैरिटीज होती हैं जी इनके बीच में, तो बिल्कुल एज इट इज पैटर्न पे है, और वही काम करेगा ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गाज लॉ ने किया था। तो नेक्स्ट आता है एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, इंपॉर्टेंट भाई बहुत ज्यादा, और आगे जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, उसमें तो बार बार रिपीट होगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल of magnetic field intensity over a closed path in free space is mu naught times of the electric current threading मतलब चीर के जाना, threading the closed path। डेफिनेशन अटपटी सी लग रही होगी बट है बहुत आसान। क्या कहता है जी, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field intensity over a closed path in free space is mu naught times the electric current threading the closed path। यदि हमारे पास कोई closed path हो, कोई closed loop हो फ्री स्पेस के अंदर, तो यदि उस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, तो वो म्यू नॉट टाइम आता है उस करंट का जो क्लोज्ड पाथ को थ्रेड करके गया है, चीर के गया है। मैं यहाँ पे एक फिगर के थ्रू यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ जी। मान लीजिए क्लोज्ड पाथ है, आर्बिट्रेरी किसी भी शेप का लीजिए, नो प्रॉब्लम, बस होना चाहिए क्लोज्ड। ठीक है जी। क्लोज्ड पाथ ऐसा होता है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना कोई एंडिंग पॉइंट है। कर्व दो प्रकार की होती है ना, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व में तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, बट क्लोज्ड कर्व में ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता ना एंडिंग पॉइंट होता। मान लीजिए क्लोज्ड पाथ है और इसमें एक कंडक्टर हमने रख दिया इस तरीके से यूं कि करंट आई पास करता उसमें से। मान लीजिए कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, अब मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, आप यूं इमेजिन कर सकते हैं कंडक्टर इसमें था और मान लेते उसमें से करंट कितना पास करता है जी, आई। तो अब ये लॉ क्या कहता है कि यदि इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, और यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट टाइम आएगा इस करंट का। बस इतनी सी बात ही कहता है। तो मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जी। किस पे है, क्लोज्ड पाथ पे, तो इंटीग्रेशन के बीच में सर्कल, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स किसका, उस करंट का जो इस क्लोज्ड पाथ को थ्रेड करके गया है। बस इतनी सी तो बात थी भाई। आप इसको स्टडी कैसे करेंगे, लाइन इंटीग्रल
of magnetic field intensity over a closed path in free space is mu naught times the total electric current threading the closed path. ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आपके दिमाग में है तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ, वेयर म्यू नॉट इज अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या होती है जी? अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की हमारे पास। तो ये बात ये एम्पियर सर्कुलर लॉ से समझ में आती है। अब बाकायदा इसका प्रूफ करेंगे, बिना प्रूफ हम मानेंगे नहीं। हमें क्या पता भाई एम्पियर ने झूठ बोला हो, तो इसलिए अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे इनफाइनाइट लेंथ का, और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ लेंगे क्लोज्ड, इस तरीके से कि उसका जो सेंटर होगा क्लोज्ड पाथ का वो कंडक्टर के ऊपर लाई करेगा। और लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ के आए थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस एम्पियर सर्कुलर लॉ को ड्राइव करने के लिए। तो देखते रहिए कैसे आएगा। कोई बात ना समझ में आए तो पर्सनली आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा दिया जाता है, उस पर आप टेक्स्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। कॉल नहीं करें, हो सकता है कॉल आपकी रिसीव ना हो पाए किसी कारणवश, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं जी। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं ये स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास है, इनफाइनाइट इसकी लेंथ, और मान लेते हैं इसमें करंट यहां से एंटर करता है और ऊपर की तरफ जाता है, और जो करंट है वो आई मान लीजिए आप। अब इसको सेंटर लेके इसके चारों तरफ एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ ले लीजिए इस तरीके से कि सेंटर तो उसका कंडक्टर के ऊपर है और उसकी रेडियस आर है जी। अब इस क्लोज्ड पाथ पे यहाँ पे बिल्कुल जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम लेंथ एलिमेंट ले लेंगे, जिसकी लंबाई dl मान लेंगे। लेंथ एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन यदि देखें तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दीजिए, वही हमारे पास इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। अब चूंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जरूर पैदा करेगा क्योंकि हम पढ़ के आए थे। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा उसकी वैल्यू तो रहेगी B इज इक्वल टू म्यू नोट I इंटू 2πr। जो स्पेशल केस किया था उसका रिजल्ट ये था जी, वही यहाँ पे यूज होगा। साथ में अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बताने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल दिया गया था। कंडक्टर को हाथ में पकड़ लिया, उंगलियों को घुमा दिया, तो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उंगलियों की जो कर्वेचर होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। इस पॉइंट पे यदि बात करें तो उंगलियां किस तरफ गई हैं जी? अंदर की तरफ, इनवार्ड, ऐसे ये इनवार्ड है, मींस इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन अंदर की तरफ है। साथ में जो सर्कुलर पाथ था हमारा वो यूं है, और जो टेंजेंट खींची उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B और dl दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो इनके बीच का जो एंगल थीटा अगर उसको नाम दें तो वो 0 डिग्री है जी। अब चल पड़िए आप फाइंड आउट कीजिए इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये आपको फाइंड आउट करना है कितना आएगा। अगर ये म्यू नॉट आई आ जाता है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव हो जाएगा। B डॉट dl लाइन इंटीग्रल ये हमारे पास क्लोज सर्कुलर पाथ पे है। तो B डॉट dl का मतलब क्या होता है? B डॉट dl का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dl इंटू कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है जी। दैट इज कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सिंपली बच जाएगा कुछ ऐसा B dl। लो जी, अब B की वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है म्यू नॉट I अपॉन 2πr इंटू dl। जो चीज़ इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पड़ी हुई है उसको बाहर निकाल लीजिए। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बाहर आएगा? म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2π, R भी कांस्टेंट है, क्योंकि चाहे कहीं भी आप लेंथ एलिमेंट को चूज कीजिए इस सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो तो R के बराबर रहेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है इसलिए। तो आप जब इसको बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2πr, ये तो बाहर, और इंटीग्रेशन बचेगा इस क्लोज्ड पाथ पे केवल dl का।
अब प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ना होता है, और जब आप सारे ये लेंथ एलिमेंट जोड़ते जाएंगे तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, और सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ dl की वैल्यू है हमारे पास 2πr। लो जी, तो आप इसकी जगह जैसे ही 2πr पुट करेंगे तो पुट करते हैं क्या आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr। मैंने वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये यहाँ लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू है 2πr से 2πr कैंसल, तो सिंपली क्या बचता है राइट हैंड साइड के अंदर, म्यू नोट आई। तो हम लेके क्या चले थे ये चीज़, तो फाइनली क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर दिस क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज म्यू नोट आई विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ये एम्पियर सर्किट लॉ का हमारे पास प्रूफ आ जाता है बाकायदा। तो इन दिस वे दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ जब भी जिंदगी में अप्लाई करना तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, पाथ क्लोज होना चाहिए। ओपन पाथ के ऊपर आप इसको कभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।